हेलो गाइस, आज हम लोग विस्टास का लेसन 8 का जिसका शीर्षक है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 का टाइटल है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, जिसे लिखा है बामा ने। प्यारे बच्चों, बामा एक तमिल और दलित लेखिका हैं। ये बामा जो है वो एक नॉवेलिस्ट है, फेमिनिस्ट कमिटेड टीचर है। ये कह सकते हैं कि जो माने इस लेसन के द्वारा ये जो सोशल इविल हमारे समाज में व्याप्त है, विशेष रूप से जो छुआछूत है, इसी को इंगित करके इस लेसन को लिखा गया है। यह कहानी जो है, जो इस टाइटल के अंतर्गत आप लोग पढ़ोगे, बामा के साथ स्वयं घटित हुई है, अर्थात ये कहानी उनके लिए एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड है। बामा कहती है कि जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी, क्लास 3 में थी, तो बहुत सारे लोगों से मैंने अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता, छुआछूत के बारे में सुना करती थी। सब लोग बिना डरे, बिना झिझके, मुक्त रूप से अस्पृश्यता के विषय में बोला करते थे, एक दूसरे से खुलकर डिस्कस किया करते थे। मैं स्वयं भी बहुत पहले से ही अस्पृश्यता को स्पष्ट रूप से देख चुकी थी, महसूस कर चुकी थी, अनुभव कर चुकी थी और यहाँ तक कि अपमानित भी हो चुकी थी। यह घटना भी मेरे बचपन की है। एक दिन मैं स्कूल से, क्लास 3 की बात कर रहे हैं, एक दिन मैं स्कूल से घर आ जा रही थी। मेरे कंधे पर मेरा पुराना सा बैग लटका हुआ था। वास्तव में अगर देखा जाए तो स्कूल से मेरे घर की दूरी केवल 10 मिनट की थी, पर डे मुझे स्कूल से घर पहुंचने में कम से कम 30 मिनट, आधा घंटा लग जाता था, क्योंकि मैं रास्ते में पड़ने वाली एक एक चीज को बहुत ध्यान से वॉच करती थी। एक कौतूहल, एक एक विचित्रताएं जो व्याप्त रहती थी, हर एक चीज को हमने देखती थी जो गलियों में, दुकानों में, बाजारों में घटित हुआ करती थी। मैं कभी कोई भी चीज मिस नहीं करती थी। मैं स्कूल से घर के रास्ते लौटते समय मदारी वाले को देखती थी, जो अपने बंदर को खूब सजाए रहता था, और बंदर मदारी वाले के डंडे और डमरू के सामने खुल करके मुक्त रूप से नाचता रहता था, करतब दिखाता रहता था और लोग खूब एंजॉय करते थे। आगे सपेरा वाला था, जो बीन की मधुर ध्वनि बजाता था और कभी कभार अपना पिटारा खोल करके सांप को भी दिखाया करता था। वही बाजार में एक साइकिल वाला था, जो पिछले 3 दिन से लगातार साइकिल चलाता चला जा रहा था। वह 3 दिन से अपनी साइकिल से उतरा ही नहीं था। वह सुबह से तेजी से साइकिल पर पैडल मार रहा था और उसके कमीज पर रुपयों के नोट टैग किए गए थे, लगाए गए थे, जो उसे प्रोत्साहित करते थे। वहां चरखे काटते हुए भी लोग थे। मरीमाता का मंदिर था, जहां पर लोगों की खूब ज्यादा भीड़ लगी रहती थी। मरीमाता के मंदिर पर एक बड़ी सी घंटी भी लटक रही थी। घंटी क्या है, वो बड़ा सा घंटा होता था, और जब कोई घंटी को बजाता था तो उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजा करती थी। मंदिर के सामने पोंगल का चढ़ावा तैयार किया जा रहा था। वही बाजार में गांधी जी की एक स्टैचू थी, बड़ी सी स्टैचू थी, और उसी स्टैचू के सामने सूखी मछलियां बेची जा रही थी। पंक्तिबद्ध लाइन से, कतारबद्ध तरीके से मिठाइयों की दुकानें लगी हुई थी, जहां पर काउंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ी करती थी। तले हुए स्नैक्स अर्थात नाश्ता बेचने वाले लोगों की दुकानें पूरे रास्ते में बिल्कुल भरी हुई रहती थी। चारों तरफ लाइटें ही लाइटें थी। ये जो स्ट्रीट लाइट ऊपर लगी हुई थी, ये स्ट्रीट लाइटें हमेशा हमको यह दिखाती थी, हमेशा हमको यह प्रदर्शित करती थी कि कैसे वे नीले से बैंगनी हो जाया करती थी। एक शिकारी बंजारा अपने पिंजरे में
एक जंगली बंदर के साथ दिखाई देता था। सुई बेचने वाले लोग, मिट्टी के मलके बेचने वाले लोग, कान को साफ करने वाले उपकरण को बेचने वाले लोग, गुब्बारे बेचने वाले लोग चारों तरफ से चलते हुए इधर उधर भटकते हुए दिखाई देते थे। अर्थात वे चाहते थे कि कोई हमारा सामान जल्दी से जल्दी खरीदे। ये सारी चीजें मैं वहां पर उत्सुकता के साथ देखती थी। ये सारी चीजें मुझे रोक लेती थी। मेरे कदम बिल्कुल जाम हो जाते थे। ऐसे लगता था जैसे मेरे पांव में बेड़ियां मर जाती हैं। मैं आगे बढ़ न पाती थी। वही बाजार पे समय समय पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग वहां आया करते थे, भीड़ इकट्ठा करते थे, मंच लगाते थे और माइकों के द्वारा जोश से भरा हुआ देशभक्ति का प्रवचन किया करते थे। कभी कोई नुक्कड़ नाटक, कभी कोई कठपुतली का खेल भी वहां आयोजित होता था। कभी वहां जादूगरी दिखाई जाती थी, कभी करतब दिखाए जाते थे। और ये सारी चीजें जो होती थी, ये सारी चीजें उस बाजार में हमेशा हुआ करती थी। ठीक है, कोई ना कोई मनोरंजन रास्ते में अवश्य होता रहता था और मैं मंत्र मुग्ध होकर के रास्ते की हर एक चीज को देखा करती थी। वही बाजार में एक कॉफी क्लब दूध वाला भी था। यहाँ इस दुकान पर जिस तरह से वेटर कॉफी को ठंडा करता था, देखकर बिल्कुल मजा आ जाता था। वह एक गिलास को लेता था, ऊंचा उठा करके उसमें जो दूध की सामग्री होती थी बहुत ऊपर से नीचे तक दूध में गिराता था, माने गिलास में गिराता था। उसकी दूध को बहुत ऊपर से गिलास में उड़ेलने का तरीका लोगों को आकर्षित करता था, लोगों की भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। रास्ते में कुछ लोग दुकानों के सामने प्याज काटते हुए भी दिखाई देते थे और प्याज काटने वाले लोग बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी ही होशियारी के साथ अपनी निगाहों को दूसरी तरफ किए रहते थे ताकि प्याज की गंध उनकी आंखों में जलन उत्पन्न ना कर सके। वही रास्ते में बादाम का भी एक पेड़ था और कभी कभी हवा का झोंका चलता था तो कुछ बादाम नीचे गिर जाते थे। ये सभी नज़ारे मेरे पैरों में बेड़ियां डाल देते थे और मैं घर जाने से रुक जाया करती थी। यानी जो 10 मिनट का समय हुआ करता था वो आधा घंटे में परिवर्तित हो जाता था। और आगे भी वहां पर ध्यान रखें क्या क्या था, मौसम के अकॉर्डिंग वहां बहुत सारे फलों की भी दुकानें हुआ करती थी, जैसे आम की, ककड़ी की, गन्ना का, मीठे आलू का, मिठाई का, चना का, ताड़ के कोपलों का, ताड़ के शरबत का, ताड़ के फल का, अमरूद का, कटहल का, ऐसे बहुत सारी दुकानें भी वहां पर हुआ करती थी। मैं इन सारी चीजों को खरीदने, मैं इन सारी चीजों को बेचने वाले को देखती थी और पर डे मेरा टाइम लॉस हो जाता था। एक दिन मैं इन सब चीजों को एकदम ध्यान से देखते हुए अपने कंधे पर बैग लटकाए हुए अपने घर से लौट रही थी। मैं अपनी गली के सामने वाले कोने में एक खलिहान था, वहां पहुंची और वहां चलने वाले प्रक्रिया को जो जमींदार चलवा रहा था उसको बड़े ध्यान से मैं वहां पर देख रही थी। वहां पर एक पत्थर लगा हुआ था, ऊंचा पत्थर का सिल जिसको कहते हैं, जिस पर एक बोरा बिछाया गया था और उस शिला के ऊपर जो बोरा बिछाया गया था उस पर जमींदार बड़ी शान से बैठा हुआ था। हमारी जाति के जितने भी लोग थे सब लोग उसके आदेशानुसार काम कर रहे थे। बैलों को गोलाई से हाँका जा रहा था ताकि अनाज को तिनकों से अलग किया जा सके। जानवर काम करते समय भूसा ना खा पाए इसलिए उनके मुख पर जावा लगा दिया जाता था, अर्थात उनके मुखों को ढक दिया जाता था। मैं चुपचाप वहां खड़ी रही और इस तमाशे को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रही थी और तभी मैंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति बाजार की तरफ से वहां आ रहा था। वह ऐसे दोहरा होकर चल रहा था कि उसकी चाल को देख करके, उसके चलने के अंदाज को देख करके मुझे जोर जोर से हंसी आ रही थी। मैं इतने बड़े, इतने बूढ़े आदमी को
एक छोटा सा पैकेट इस तरीके से लेकर के जब चलते हुए देख रही थी तो बिल्कुल अवाक थे। और जब मैंने पैकेट को देखा जो बूढ़ा आदमी लिया हुआ था तो मैंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि निश्चित ही उस पैकेट में बड़े होंगे। बड़े का मतलब बड़ा पाव होगा या कोई पकौड़ी उकौड़ी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कागज में लपेटा गया था उस कागज पर की सतह पर पूरी तरह से तेल के धब्बे दिखाई पड़ रहे थे। मैंने गेस लगा लिया वो या तो पकौड़ी होगी या बड़ा होगा। बूढ़ा आदमी पैकेट को, जो पैकेट था वो रस्सी के सहारे ऐसे लटकाया गया था ताकि बूढ़ा उसको छू ना सके, स्पर्श ना कर सके। यानी पैकेट को रस्सी में लटकाया गया था और बूढ़ा ऐसे रस्सी को पकड़ा हुआ था। अगर वह व्यक्ति पैकेट को हाथ में ही पकड़ लेता, मैं बार बार ये सोच रही थी कि अगर वो पैकेट को हाथ से ही पकड़ लेता तो क्या पैकेट फट जाते या कागज से बाहर निकलकर जमीन पर गिर जाते। बूढ़ा आखिर क्यों उसको रस्सी पर लटका करके लेकर के जा रहा था। मैंने देखा बूढ़ा व्यक्ति उसी तरीके से रस्सी पर लटकाए हुए बड़ों को या पकौड़े को जमींदार के पास लेकर गया। बड़े ही सम्मान के साथ बहुत ही झुक करके वह उस पैकेट को जमींदार को दे देता है। पैकेट जमींदार लेता है और खाना शुरू कर देता है और जल्दी जल्दी ठूसता जाता है। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा और बड़ी ग्लानि हो रही थी और जोर जोर से हंसी भी आ रही थी। और यह सब देखते हुए मैं घर आ गई। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा मेरा बड़ा भैया, जिस बड़े भैया को हम लोग अपने यहाँ अन्ना कहते हैं, मेरा बड़ा भैया अर्थात अन्ना वहां घर पर उपस्थित था। मैं अपनी मन की बातों को रोक ना पाई। मैंने रास्ते में घटित हर एक हास्यास्पद घटना को अपने बड़े भैया अन्ना को मैंने बताया यह भी कि किस तरीके से एक बूढ़ा आदमी पैकेट को लाने में जो चाल चल रहा था उससे हास्य उत्पन्न हो रहा था। मैं तो खिलखिला करके हंस रही थी, लेकिन मेरे अन्ना को जरा सा भी हंसी ना आई। वह जैसे रहा वह सीरियस रहा। अन्ना ने मुझे बताया कि देखो बहन, पैकेट को इस तरीके से पकड़ करके लाते हुए जो बूढ़ा आदमी था वह कोई मजाक नहीं उत्पन्न कर रहा था और ना ही मजाकिया रहा। उसने मुझे समझाया कि हर कोई विश्वास करता है कि वे लोग जो बैठ करके बड़े को खा रहे थे, जो जमींदार लोग थे, वे उच्च जाति के हैं और हमें उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें छूना नहीं चाहिए क्योंकि हम नीच जाति के हैं। यदि हम उन्हें छू लेंगे तो वे दूषित हो जाएंगे, वे संक्रमित हो जाएंगे। यही कारण है कि वह जो बूढ़ा व्यक्ति था जमींदार साहब के पास रस्सी के सहारे उन बड़ों को पकड़ करके ले जा रहा था। जब मैंने यह सुना तो अब जो मेरी हंसी थी वो गंभीरता में बदल गई। मैं तुरंत भयंकर उदासी में फील करने लगी। मैं प्रतिक्रिया करना चाहती थी। मैं दौड़ करके उन बड़ों को जाकर अपने हाथों से छूना चाहती थी जिन्हें कागज के पार्सल में लपेट करके बूढ़ा व्यक्ति जमींदार के पास ला रहा था। हम इन लोगों के लिए चीजों को क्यों लाएं? बार बार मैं सोचती हूँ, हमारे लोग इतनी विनम्रता के साथ इन स्नैक्स लाने दुकान पर क्यों जाते हैं और लौटते समय इतने सम्मान से क्यों पकड़ते हैं और क्यों ला जा करके जमींदार साहब को दे देते हैं और वह बेशर्मी से हमको धन्यवाद भी नहीं करता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है, बड़ों को ठूसने लगता है और हमारे लोग सम्मान के साथ सर झुका करके, कमर को झुका करके उनके सम्मुख खड़े रहते हैं और वह केवल बैठा रहता है और अपने मुंह में ठूसता ही जाता है। यह देखकर, यह सोचकर मैं गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग अपने स्वयं के बारे में इतना सोचते हैं, दूसरे के बारे में तनी भी परवाह नहीं करते हैं। मुझे लगता है वे सिर्फ अपने बारे में इस नाते सोचते हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं। तो क्या पैसा होने का यह तात्पर्य है कि उनकी सारी मानवीय भावनाएं खो गई हैं? नीचता की हद होती है। हमारे लोगों को उनके महत्वहीन कार्य को करने के लिए कभी दौड़ना नहीं चाहिए। मेरा अन्ना यानी मेरे बड़े भैया
एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं। आजकल उनकी छुट्टियां चल रही हैं, इसीलिए वो घर आए हुए हैं। वे एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वे प्राय पड़ोसी गांव की लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां से किताबें इशू करा करके एक प्रकार से उधार लेकर आते हैं। वे भी अपना एक प्रसंग सुनाते हैं। एक दिन वो कहते हैं कि जब मैं एक दिन लाइब्रेरी से दूसरे गांव की लाइब्रेरी से किताबें लेकर के अपने घर की ओर लौट रहा था, तो मैं एक सिंचाई के तालाब के किनारे पर पहुंचा। जमींदार साहब का एक नौकर उसके पीछे पीछे आया। वह अन्ना को नहीं जानता था और अन्ना भी उसको नहीं जानता था। अन्ना उनके लिए अनजान था। सो उसने अन्ना से पूछा, ए थम थम रुक, तू कौन है, तेरा क्या नाम है? अन्ना ने उसे अपना नाम बता दिया। तो इसके बाद उसने अन्ना से पूछा, बता तू किस गली में रहता है? अगर अन्ना उसे अपनी गली बता देता तो वो हमारी जाति जान लेता, क्योंकि जिस गली में हम लोग रहते हैं वह गली मालूम रहती है कि ये दलित बस्ती है, यहाँ दलित लोग रहते हैं। अन्ना ने जब यह भयानक सच्चाई हमें बताई और साथ ही साथ यह भी बतलाया कि हम लोग इस समुदाय में पैदा हुए हैं और इसीलिए हमारी जाति वाले जो लोग होते हैं वे सम्मान नहीं पाते हैं, आदर नहीं पाते हैं, उनको जरा सा भी इज्जत नहीं दिया जाता है। हमें हर उस चीज से वंचित रखा जाता है जो हम लोगों को मिलना चाहिए। मानव के नाते हम लोगों को मिलना चाहिए और वंचित होने का कारण सिर्फ यह है कि हम लोग दलित हैं और वे लोग हम लोगों को छूत समझते हैं, निम्न जाति का समझते हैं। अन्ना ने मुझे समझाया कि देख बहन, अगर हम अध्ययन कर लें, अगर हम अच्छी पढ़ाई कर लें, अगर हम समाज में उन्नति कर लें, तो हम उन सारी बेइज्जतियों को उखाड़ करके फेंक देंगे और सब लोग हमारा सम्मान करेंगे। इसीलिए हे बहन, जम करके पढ़ाई करो और वह सब कुछ सीखो जो तुम सीख सकती हो, वह सब कुछ करो जो तुम कर सकती हो। यदि तुम अपनी पढ़ाई में अन्य लोगों से आगे रहोगे तो लोग स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, लोग स्वयं तुम्हारे पास अपनी इच्छा से जुड़ेंगे, स्वयं तुमसे मित्रता करेंगे, अपना संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए कठिन परिश्रम करो और सीखो। उस दिन अन्ना के द्वारा कहे गए एक एक शब्द ने मुझे इतना प्रभावित कर दिया कि मैंने अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत करना प्रारंभ कर दिया। मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया और लगभग एक झक्की की बात, एक पागल की भांति मैं पढ़ाई में जुट गई। जैसा कि अन्ना ने हमें समझाया था, मैं हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आने लगी और यही वजह है कि मेरे बहुत सारे लोग मित्र बन गए, दोस्त बन गए। ये पूरी कहानी है बच्चों, और इस कहानी का मर्म ये है कि हमें अगर अपने समाज से छुआछूत को दूर करना है तो हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना मजबूत बौद्धिक रूप से बनाना है कि लोग छुआछूत को नकारना प्रारंभ कर दें। और ये जो अंधविश्वास है, ये जो अस्पृश्यता है, ये तभी दूर हो सकती है जब लोग पूरी तरीके से शिक्षित होंगे। तो इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम पहले अपने आप को अच्छी तरीके से शिक्षित करें। अगर हम अपने आप को अच्छी तरीके से शिक्षित करेंगे तो समाज में व्याप्त जितनी भी सोशल इविल्स हैं उनको हम दूर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, जिसे बाबा ने लिखा था। बाय, गुड नाइट।